स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से हाजिर है एम लक्ष्मीकांत के साथ और हम पढ़ रहे हैं संसदीय समितियां। तो संसदीय समितियां यानी पार्लियामेंट्री कमेटीज जो हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। संसदीय समितियों का मतलब क्या, देखिए सबसे पहले अर्थ समझते हैं। संसद इतनी दुर्वह अथवा भारी भरकम संस्था है कि वह अपने समक्ष लाए गए विषयों का प्रभावकारी ढंग से स्वयं निष्पादन नहीं कर सकती। संसद के कार्य विविध, जटिल और बृहद हैं। साथ ही संसद के पास न पर्याप्त समय है, न ही आवश्यक विशेषज्ञता, जिससे कि समस्त विधायी उपायों तथा अन्य मामलों की गहन छानबीन कर सके। यही कारण है कि अनेक समितियां इसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में मदद करती हैं। भारत के संविधान में ऐसी समितियों को अलग अलग स्थानों एवं संदर्भों में उल्लेखित किया गया है, लेकिन इन समितियों के गठन, कार्यकाल तथा कार्यों आदि के संबंध में कोई प्रावधान नहीं मिलता। इन सभी मामलों के बारे में संसद के दोनों सदनों के नियमन ही प्रभावी होते हैं। इस प्रकार एक संसदीय समिति वह समिति हैं जो क्या करती हैं। संसदीय समिति कौन सी समिति होती हैं? संसदीय समिति वह हैं जो सदन द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित होती हैं, पहली बात, अथवा जिसे लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा के सभापति नामित करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो लोकसभा अध्यक्ष या सभापति के अनुसार निर्देशानुसार कार्य करती हैं। इसके अलावा संसदीय समिति उसे कह सकते हैं जो अपनी रिपोर्ट यानी अपना प्रतिवेदन सदन को अथवा लोकसभा अध्यक्ष को या सभापति को सौंपती हैं। इसके अलावा संसदीय समिति जो है जिसका एक सचिवालय होता है, जिसकी अध्यक्षता जिसकी व्यवस्था जो है लोकसभा राज्यसभा सचिवालय करता है, तो वो होती हैं संसदीय समिति। एक मंत्री निम्न समितियों में निर्वाचन अथवा मनोनयन के लिए अर्ह नहीं होता है। अब कौन कौन सी समितियां हैं जिनमें निर्वाचन अथवा मनोनयन के लिए मंत्री यानी जो मंत्रिपरिषद का जो कैबिनेट का हिस्सा है वो मंत्री यानी वो मिनिस्टर जो हैं वो अर्ह नहीं होता है, वो भाग नहीं ले सकता। तो वो है वित्तीय समितियां। वित्तीय समितियों में मंत्री भाग नहीं लेता। विभागीय स्थायी समितियां जो होती हैं उनमें भी भाग नहीं लेता। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण, सरकारी आश्वासन, याचिका यानी कि अभ्यावेदन और अधीनस्थ विधायन और अनुजाति एवं जनजाति यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए जो गठित समितियां हैं उनमें मंत्री भाग नहीं ले सकता। वित्तीय समितियां, विभागीय स्थायी समितियां, इसके अलावा महिला सशक्तिकरण समिति, सरकारी आश्वासन, याचिका, अधीनस्थ विधायन और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कल्याण के लिए समितियां। महिला सशक्तिकरण कल्याण समिति या महिला सशक्तिकरण सरकारी आश्वासन, अभ्यावेदन, अधीनस्थ विधायन, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए गठित समितियां जो होती हैं उनमें मंत्री वोटिंग करने के लिए अर्ह नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि तो फिर ऐसी स्थिति में कौन करता है वोटिंग। तो जैसा कि मैंने बताया कि सदन द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित होती हैं संसदीय समितियां और लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो उनको नामित करता है। तो परामर्शदात्री समिति भी संसद सदस्यों से ही गठित होती हैं। परामर्शदात्री समिति जो होती हैं सलाह देने के लिए, जो परामर्श देने के लिए होती हैं, लेकिन ये संसदीय समिति नहीं होती हैं। संसद के सदस्यों से ही गठित होती है लेकिन वो संसदीय समिति नहीं होती हैं, क्योंकि ये उपरोक्त 4 शर्तों को पूरा नहीं करती। उपरोक्त 4 शर्तों को पूरा नहीं करती, इसलिए वो क्या है नहीं, वो फिर संसदीय समिति नहीं है। उपरोक्त मतलब जो हमने चर्चा कर दी हैं ऊपर, उन चर्चाओं को पूरा नहीं करती हैं। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं कि सदन द्वारा नियुक्त होती हैं, निर्वाचित होती हैं, लोकसभा अध्यक्ष या सभापति उसे नामित करते हैं, यूँ कह सकते हैं, अथवा इसके अलावा अध्यक्ष सभापति के निर्देश अनुसार कार्य करती हैं, अपना रिपोर्ट प्रतिवेदन अध्यक्ष या सभापति को सौंपती है। इसका सचिवालय जो होता है, जिसका एक सचिवालय होता है और जिसकी व्यवस्था भी लोकसभा या राज्यसभा सचिवालय करता है, जिसकी व्यवस्था करता है। अब हम समझते हैं संसदीय समितियों का वर्गीकरण। ध्यान दीजिएगा, मोटे तौर पर संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती हैं, स्थायी समितियां, तदर्थ समितियां। स्थायी समितियां किसे कहते हैं और तदर्थ समितियां किसे कहते हैं? देखिए, स्थायी समितियां स्थायी प्रकृति की होती हैं जो निरंतरता के आधार पर कार्य करती हैं, जिनका गठन प्रत्येक वर्ष अथवा समय समय पर किया जाता है। तदर्थ समितियों की प्रकृति अस्थायी होती हैं तथा जिस प्रयोजन से उनका गठन किया जाता है वह समाप्त होते ही इनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है, ये अस्तित्व में नहीं रह जाती। स्थायी समितियों की बात करें तो कार्य की प्रकृति के आधार पर स्थायी समितियों का निम्नलिखित 6 कोटियों में वर्गीकरण किया जा सकता है। 6 कोटियों में कौन सा? पहली है वित्त समितियाँ, दूसरी विभागीय स्थायी समितियाँ,
वित्त समितियों में और विभागीय स्तरीय समितियां जो हैं अलग अलग बताऊंगा मैं कौन कौन सी 6 कैटेगरी या 6 कोटि की समितियां जिनको हम स्थायी समितियां कहते हैं। तो पहली हैं वित्त समितियां, जिसमें लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उद्यमों के लिए जो गठित समिति होती है जिसको सार्वजनिक उद्यम समिति कहते हैं वो। तो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, और कलन का मतलब गणना, तो प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उद्यम समिति जो है ये वित्त समितियों के अंतर्गत आती है और ये समिति जो है पहली कोटि की समिति हैं जो स्थायी समिति कहलाती हैं। दूसरी विभागीय स्थायी समितियां जो 24 होती हैं। इसके अलावा जांच के लिए गठित समितियों को जांच समितियां कहते हैं। उस जांच समिति में आचार समिति हो सकती है, विशेषाधिकार समिति हो सकती है, याचिका समिति हो सकती है। याचिका का मतलब क्या है? याचिका तो आवेदन के लिए गठित समिति जो होती है उसको कहते हैं। तो ये जांच समितियां जो होती हैं, जांच के लिए गठित समितियां भी स्थायी समितियों के अंदर की तीसरी कैटेगरी है, क्योंकि दूसरी तो क्या है, विभागीय स्थायी समितियां 24 थी। जो चौथे प्रकार की कैटेगरी जिसके अंदर स्थायी समिति में आती है वो है परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित समिति, जिसमें सरकारी आश्वासन समिति हो सकती है। सरकारी आश्वासन समिति के अलावा अधीनस्थ विधायन समिति, सरकारी आश्वासन समिति, अधीनस्थ विधायन समिति, इसके अलावा विचारार्थ प्रस्तुत विषयों के लिए गठित समिति, इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति, इसके अलावा महिला सशक्तिकरण समिति, और लाभ के पदों के लिए गठित संयुक्त समिति जो होती हैं वो भी परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित समितियों में आती हैं। अब देखिए, लाभ के पदों पर गठित संयुक्त समिति का क्या अर्थ है। लाभ के पदों पर गठित संयुक्त समिति का अर्थ मैं आपको समझाता हूँ और वो समिति किस प्रकार की समिति मानी जाती है। पहली बात आपको ये समझना चाहिए कि लाभ के पद से क्या मतलब है यहाँ पर। ठीक, देखिए, संयुक्त समिति जो होती है उस संयुक्त समिति में सदन के दोनों संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। तो हम संयुक्त समिति की बात कर रहे थे और संयुक्त समिति का जिक्र जैसा कि यहाँ पर आया, तो ये चौथी कैटेगरी की में प्रकार हैं। इसके अलावा पांचवी कैटेगरी है सदन के दैनंदिन कार्यों की से संबंधित समितियाँ। उसमें कार्य सलाहकार समिति हैं, सदस्यों के निजी विधेयकों एवं संकल्पों के लिए गठित समिति हैं। इसके अलावा विनियमन समिति है। इसके अलावा सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति जांच करने के लिए गठित समिति है। तो इस प्रकार की समितियां। और छठी कैटेगरी है संसद समितियां अथवा सेवा समितियां। तो सदन समितियां अथवा सेवा समितियां। सेवा समिति अथवा सदन समिति क्या है? सदस्यों को सुविधाएं अथवा सदस्यों को सुविधाएं अथवा सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवाएं प्रदान करने वाले प्रावधानों से संबंधित समितियां। पहली है सामान्य प्रयोजन समिति, दूसरी सदन समिति, तीसरी पुस्तकालय समिति, चौथी है सदस्यों के वेतन भत्तों के लिए संयुक्त समिति। तो ये समिति। दूसरी बात अब बात करते हैं तदर्थ समितियों की। तो तदर्थ समितियों को दो कोटि में विभाजित कर सकते हैं, जांच समितियां तो सलाहकार समितियां। जांच समितियां क्या होती है? जांच समितियों का गठन समय समय पर किया जाता है। इसके लिए दोनों सदनों में से किसी भी के द्वारा इस आशय का एक प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है अथवा इसका गठन विनिर्दिष्ट विषयों पर जांच करने एवं प्रतिवेदन तैयार करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष तथा सभापति द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति अभिभाषण के दौरान कतिपय सदस्यों के आचरण की जांच करने के लिए गठित समिति। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के लिए गठित समिति। इसके अलावा रेल सभा समिति यानी रेलवे कन्वेंशन कमेटी जो होती हैं उस तरह की समिति। तो तदर्थ समितियों में पहली है जांच वाली समितियां, और जांच वाली समितियों की बात कर रहा हूँ तो जांच वाली समितियों में रेलवे सभा समिति होती हैं, वो आती है तदर्थ समितियों में। इसके अलावा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी कि डसचैक के लिए गठित समिति। इसके अलावा पांचवी हैं बोफोर्स संविदा यानी बोफोर्स ठेके के लिए संयुक्त समिति। इसके अलावा उर्वरक मूल्य निर्धारण के लिए संयुक्त समिति। इसके अलावा प्रतिभूतियों एवं बैंकों के लेन देन में हुई अनियमितता की जांच करने के लिए संयुक्त समिति। प्रतिभूतियों और बैंकों के लेन देन में हुई जांच के लिए अन्य समिति। इसके अलावा शेयर बाजार घोटाले पर गठित संयुक्त समिति। इसके अलावा संसदीय संकुल की सुरक्षा के लिए संयुक्त समिति। इसके अलावा संसद सदस्यों और राजनीतिक दलों के कार्यालयों तथा लोकसभा सचिवालयों के अधिकारियों को कंप्यूटर के प्रावधान के लिए समिति। इसके अलावा संसद भवन संकुल में खाद्य प्रबंधन के लिए समिति। इसके अलावा संसद भवन परिसर में राष्ट्रीय नेताओं और सांसदों के चित्र मूर्तियां स्थापित करने के लिए गठित समिति। इसके अलावा संसद भवन संकुल के विकास तथा विरासत चिन्हों के अनुरक्षण रखरखाव के लिए समिति।
इसके अलावा संसद सदस्यों के साथ सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रोटोकॉल, नयाचार, परंपराओं के उल्लंघन, अवमाननापूर्ण व्यवहार की जांच के लिए समिति। इसके अलावा दूरसंचार अनुज्ञप्तियों, लाइसेंसों और स्पेक्ट्रम के आवंटन तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित मामलों की जांच के लिए संयुक्त समिति। तो दूसरे प्रकार की समिति है सलाहकार समितियां। तो ये पहले थी। दूसरे प्रकार की समितियां सलाहकार समितियां वो भी तदर्थ समितियों के अंतर्गत आती हैं। सलाहकार समितियों के अंतर्गत विधेयकों के लिए गठित प्रवर और संयुक्त समितियां सम्मिलित होती हैं, जिनका गठन किसी विशेष विधेयक के बारे में विचार करने और प्रतिवेदन देने के लिए किया जाता है। ये समितियां अन्य तदर्थ समितियों में इस अर्थ में भिन्न है कि ये विधेयकों से ही संबंधित होती हैं। इनके द्वारा जो कार्य पद्धति अपनाई जाती हैं वे अब कार्य पद्धति के नियमों, लोकसभा अध्यक्ष, सभापति के निर्देशों में उल्लिखित होती है। जब किसी सदन में कोई विधेयक सामान्य चर्चा के लिए लाया जाता है, तब सदन चाहे तो उससे सदन की प्रवर समिति को अथवा दोनों सदनों की संयुक्त समिति को संदर्भित कर सकता है। इस आशय का प्रस्ताव सदन में लाया और स्वीकार किया जाता है। यदि विधेयक को संयुक्त समिति को संदर्भित करने के लिए प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो इस निर्णय से दूसरे सदन को भी इस अनुरोध के साथ अवगत करा दिया जाता है। उक्त समिति के लिए अपने सदस्यों को नामित करें। प्रवर समिति या संसदीय समिति विधेयक पर उसी प्रकार प्रावधान दर प्रावधान विचार करती है जैसे कि दोनों सदन जो है किसी विधेयक पर विचार करते हैं। समिति के सदस्य विभिन्न प्रावधानों पर संशोधन भी प्रस्तावित कर सकते हैं। समिति विधेयक में रुचि रखने वाले विभिन्न संघों, सार्वजनिक निकायों अथवा विशेषज्ञों द्वारा साक्ष्य भी ग्रहण कर सकती हैं। विधेयक पर इस प्रकार विचार करने के पश्चात समिति अपना प्रतिवेदन सदन को सौंप देती हैं। जो सदस्य बहुमत से सहमत नहीं होते हैं वे प्रतिवेदन में अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं। अब हम समझते हैं वित्तीय समितियां। तो जैसा कि हमने शुरू में ही बात की कि समितियां जो हैं यहाँ पर अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो स्थायी समितियों की बात करें तो सबसे पहले समझा कि स्थायी समिति कौन सी समिति होती हैं। सबसे पहले हमने समझा भाई स्थायी समिति में कौन से 6 प्रकार हैं। फिर हमने समझे तदर्थ समिति कौन सी होती हैं। अब हम समझेंगे वित्तीय समितियां। तो वित्तीय समितियों में जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि जो स्थायी समितियों में वित्तीय समितियां हैं उसमें 3 प्रकार की समितियां आती हैं। स्थायी समितियों को मैंने सबसे पहले वर्गीकरण बताया। तो स्थायी समितियों को 6 कोटि आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। पहली कोटि जो है वो वित्तीय समितियां, उसमें 3 है, लोक लेखा समिति, दूसरी प्राक्कलन समिति और तीसरी सार्वजनिक उद्यम समिति। तो एक एक करके प्रत्येक को हम समझेंगे। तो सबसे पहले वित्तीय समितियां समझेंगे। लोक लेखा समिति, इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ। वित्तीय समिति में लोक लेखा समिति जो है उसका गठन 1921 में हुआ। तब से ये अस्तित्व में है। इसको लोक लेखा समिति कहते हैं। वर्तमान में इसमें 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से हैं। ठीक। और प्रतिवर्ष संसद द्वारा इसके सदस्यों में से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत के द्वारा लोक लेखा समिति के सदस्यों को चुनाव किया जाता है। इस प्रकार इसमें सभी पक्षों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो जाता है। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। समिति में किसी मंत्री का निर्वाचन नहीं हो सकता। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा सदस्यों में की जाती है। 1967 से एक परंपरा चली आ रही है कि समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से ही चुना जाता है। समिति के कार्यों के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG, ठीक, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच है जो राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 प्रतिवेदन सौंपता है। वो 3 प्रतिवेदन कौन से हैं? विनियोग लेखा पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, इसके अलावा वित्त लेखा पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और इसके अलावा सार्वजनिक उद्यमों के लिए लेखा परीक्षा पर प्रतिवेदन जो है सौंपता है। तो एक तो है विनियोग लेखा पर लेखा परीक्षा और इसके अलावा वित्त लेखा पर लेखा परीक्षा। तो ये जो हैं इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर हैं। समिति सार्वजनिक व्यय में तकनीकी अनियमितता की जांच मात्र कानूनी या औपचारिक दृष्टिकोण से नहीं करती बल्कि अर्थव्यवस्था को ध्यान में
रखने के अतिरिक्त समझदारी और विवेक तथा उपयुक्तता के दृष्टिकोण से भी करती हैं, ताकि अपव्यय, क्षति, भ्रष्टाचार, अक्षमता तथा निरर्थक खर्चों के मामले सामने लाए जा सकें। विस्तार में जानने के लिए समिति निम्नलिखित कार्य करती हैं। तो हम बात कर रहे हैं कौन सी समिति की, तो हम कर रहे हैं लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति निम्नलिखित कार्य सामने लाती हैं। पहला ध्यान दीजिएगा, पहला कार्य है केंद्र सरकार के विनियोग लेखा तथा वित्त लेखा की जांच करने के साथ ही लोक लेखा में प्रस्तुत किसी अन्य लेखा की भी जांच करना। विनियोग लेखा वास्तविक खर्च की तुलना में संसद द्वारा स्वीकृत खर्च से करता है, जबकि वित्त लेखा केंद्र सरकार के भुगतान तथा प्राप्तियों को दर्शाता है। विनियोग लेखा तथा इस पर आधारित नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी CAG, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल के लेखा प्रतिवेदन की समीक्षा के दौरान समिति को निम्नलिखित मुद्दों पर आश्वस्त हो लेना पड़ता है। कौन से मुद्दे जिन पर आश्वस्त होना जरूरी है? आश्वस्त होना पड़ता है कि जैसे पैसा भुगतान किया गया है वह प्रयुक्त सेवाओं अथवा उद्देश्यों के लिए वैधानिक रूप से उपलब्ध था। इसके अलावा उसे सहमत होना पड़ता है कि खर्च उस प्राधिकार के समानुरूपता में था जो उसका प्रशासन करता है। इसके अलावा उसे आश्वस्त हो लेना पड़ता है कि प्रत्येक पुनर्विनियोग संबंधी नियमों के अनुसार ही हैं। इसके बाद अगर तीसरा पॉइंट की बात करें लोक लेखा समिति के बारे में, तो राज्य, निगमों, व्यापार संस्थाओं तथा विनिर्माण परियोजनाओं के लेखा तथा इन पर CAG के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की भी जांच करना। उन सार्वजनिक उद्यमों को छोड़कर जो कि सार्वजनिक उद्यमों पर गठित समिति को आवंटित हैं। स्वशासी एवं अर्ध स्वशासी निकायों के लेखा की जांच इसके जिनका लेखा परीक्षण CAG के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा लोक लेखा समिति का क्या कार्य हैं, तो किसी भी प्राप्ति यानी रिसिप्ट से संबंधित CAG के प्रतिवेदन पर विचार करना अथवा भंडारों एवं प्रतिभूतियों के लेखा की जांच करना। इसके अलावा किसी वित्तीय वर्ष में किसी भी सेवा के मद में खर्च राशि की जांच करना, यदि वह राशि उस मद में खर्च करने के लिए लोकसभा द्वारा स्वीकृत राशि से अधिक हो। उपरोक्त कार्यों को संचालित करने के लिए समिति को CAG सहयोग करता है। वास्तव में CAG मित्र, दार्शनिक व पथ प्रदर्शक की भूमिका में होता है। समिति द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका के बारे में अशोक चंदा, जो कि स्वयं CAG रह चुके हैं, कहते हैं, विगत वर्षों में समिति यानी लोक लेखा समिति ने यह अपेक्षा भली भांति पूर्ण की है कि इसे स्वयं को सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण के लिए एक शक्तिशाली बल के रूप में विकसित करना चाहिए। ये दावा किया जा सकता है कि लोक लेखा समिति द्वारा स्थापित परंपराएं, इसके द्वारा विकसित परिपाटियां संसदीय लोकतंत्र की उच्चतम परंपराओं के समानुरूपता में है। तथापि समिति की भूमिका की प्रभावकारिता निम्नलिखित कारणों से सीमित हो जाती हैं। अब देखिए लोक लेखा समिति किस मामलों में सीमित हो जाती है, तो देखिए पहला, वह व्यापक अर्थों में नीतिगत प्रश्नों व व्यापक अर्थों में नीतिगत प्रश्नों से अलग रहती हैं। इसके अलावा यह लेखा के शव परीक्षण जैसा कार्य करती हैं क्योंकि खर्च तब किया जा चुका होता है। इसके अलावा ये दैनंदिन के प्रशासन में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसके अलावा इसकी अनुशंसाएं परामर्श के रूप में होती हैं तथा मंत्रालयों पर बाध्यकारी नहीं होती हैं। इसके अलावा विभागों द्वारा खर्च पर रोक की शक्ति निहित नहीं की जाती हैं। इसके अलावा ये कोई कार्यकारी निकाय नहीं है, इसलिए ये आदेश पारित नहीं कर सकती। इसके निष्कर्षों पर केवल संसद कोई अंतरिम निर्णय ले सकती है, अंतिम निर्णय ले सकती हैं। दूसरी समिति है प्राक्कलन समिति, वो भी वित्त समिति हैं। तो वित्त समितियां 3 प्रकार की, जैसा कि मैंने बताया, ये पहली कोटि के अंतर्गत स्थायी समितियां पढ़ रहे हैं। स्थायी समितियों में पहली कोटि पढ़ रहे हैं वित्त समितियां, और वित्त समितियों में दूसरी समिति हम प्राक्कलन समिति पढ़ रहे हैं। प्राक्कलन समिति का मतलब, कलन शब्द का मतलब यहाँ गणना है। इस समिति का 1921 में स्थापित वित्तीय समिति में देखा जा सकता है। स्वतंत्रता पश्चात पहली बार जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में पहली प्राक्कलन समिति का गठन किया गया। मथाई उस समय वित्त मंत्री थे।
मूलतः इसमें 25 सदस्य थे, लेकिन 1956 में इसकी संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई। ये 30 सदस्य लोकसभा सदस्य होते हैं। इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो प्राक्कलन समिति में सारी सदस्य लोकसभा के होते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष लोकसभा द्वारा इसके सदस्यों में से किया जा सकता है। इसमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का पालन एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता। समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा सदस्यों में से ही नियुक्त होता है और वह निरपवाद रूप से सत्ताधारी दल का वही होता है। इसके अलावा समिति का कार्य बजट में सम्मिलित प्राक्कलनों की जांच करना, सार्वजनिक व्यय में किफ़ायत के लिए सुझाव देना, इसलिए इसे सतत किफ़ायत समिति के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। विस्तार में समिति के कार्य निम्नलिखित हैं। प्राक्कलन समिति, तो प्राक्कलन समिति एक प्रकार की वित्त समिति है जो स्थायी समिति होती हैं। प्राक्कलन में निहित नीतियों के अनुरूप क्या किफ़ायतें, संगठन में सुधार तथा कार्यकुशलता और प्रशासनिक सुधार प्रभावी बनाए जा सकते हैं, इस बारे में प्रतिवेदन देना इस प्राक्कलन समिति का कार्य है। इसके अतिरिक्त प्रशासन में कार्यकुशलता और किफ़ायत लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों के बारे में सुझाव देना। इसके अलावा ये जांच करना कि प्राक्कलन में निहित नीति के अनुसार ही राशि का समुचित प्रावधान किया जा सके या किया गया है। इसके अलावा संसद में प्राक्कलन किस रूप में प्रस्तुत हों, इसके बारे में सुझाव देना। समिति उन सार्वजनिक उद्यमों को अपने कार्य के दायरे में नहीं लेगी जो सार्वजनिक उद्यम को आवंटित हैं। समिति समय समय पर पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान प्राक्कलनों की जांच करती रह सकती हैं और जांच आगे बढ़ते ही सदन को अपना प्रतिवेदन सौंप सकती हैं। समिति के लिए किसी एक वर्ष के समूचे प्राक्कलनों की जांच अनिवार्य नहीं है। अनुदान की मांग पर मत तब भी दिलवाया जा सकता है जबकि समिति ने अब तक कोई प्रतिवेदन नहीं सौंपा हो। तथापि समिति की भूमिका निम्न कार्यों में सीमित हो सकती हैं। कौन सी कार्यों में सीमित हो सकती हैं? ये बजट प्राक्कलनों की जांच तभी कर सकती है जब इसके लिए संसद में मतदान हो चुका हो, उससे पहले ये नहीं कर सकती। इसके अलावा ये संसद द्वारा निर्धारित नीतियों पर प्रश्न नहीं कर सकती। इसके अलावा इसकी अनुशंसाएं परामर्श के रूप में होती हैं, मंत्रालयों पर बाध्यकारी नहीं होती हैं। इसके अलावा ये प्रतिवर्ष केवल चयनित मंत्रालयों विभागों की जाँच करती हैं। इस प्रकार चक्रानुक्रम में सभी मंत्रालयों की जाँच में वर्षों लग सकते हैं। इसके अलावा इसे CAG की विशेषज्ञता सहायता नहीं मिल पाती कि जो कि लोक लेखा समिति को उपलब्ध रहती हैं। CAG की जो डायरेक्ट विशेषज्ञता है या विशेषज्ञतापूर्ण सहायता जो है वो लोक लेखा समिति को मिलती है जो वित्त समितियों में पहले प्रकार की समिति है, लेकिन इस दूसरे प्रकार की समिति को सहायता CAG की नहीं मिल पाती हैं। इसके अलावा प्राक्कलन समिति की बात करें तो इसका कार्य शव परीक्षण की तरह का है। ठीक है, अब हम तीसरे प्रकार की समिति देखते हैं, वो है स्थायी समितियों में वित्त समितियों में वो स्थायी वित्त समिति जो है वो है सार्वजनिक उद्यम समिति। यह समिति 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर पहली बार गठित हुई थी। शुरुआत में इसमें 15 सदस्य थे, 10 लोकसभा के और 5 राज्यसभा से। हालांकि 1974 में इसकी सदस्यता संख्या बढ़ा करके 22 कर दी गई, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा से। समिति के सदस्य संसद द्वारा इसके सदस्यों में से एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के आधार पर निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक दल का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं बन सकता। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से किसी एक को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। इस प्रकार राज्यसभा सदस्य इस समिति के अध्यक्ष नहीं बन सकते, केवल लोकसभा के सदस्य ही बनते हैं। ये भी समिति जो है वो है सार्वजनिक उद्यम समिति, एक प्रकार की वित्त समिति। इस समिति के निम्नलिखित कार्य हैं। तो इस समिति कार्य क्या देखिए, पहला कार्य सार्वजनिक उद्यमों के लिए प्रतिवेदनों एवं लेखा की जांच करना। दूसरा, सार्वजनिक उद्यमों पर CAG के प्रतिवेदन की जांच करना। तीसरा, ये जांच करना कि सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन का मतलब है सार्वजनिक उद्यमों की स्वायत्तता, उसकी कुशलता, कार्यकुशलता के संदर्भ में ठोस व्यावसायिक सिद्धांतों और युक्तिसंगत व्यापारिक प्रचलनों के अनुसार दिया जा रहा है कि नहीं। इसके अलावा सार्वजनिक उद्यमों से संबंधित ऐसे अन्य कार्यों का संचालन जो लोक लेखा समिति एवं प्राक्कलन समिति के जिम्मे भी होता है, जो कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा समय समय पर इसको सुपुर्द किया जाता है। तो लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति के जिम्मे हो, अगर मान लो उसे समय समय पर लोकसभा अध्यक्ष इसे सौंप दे तो इस समिति को, तो इस समिति का कार्य सार्वजनिक उद्यम समिति के रूप में इस तरह से भी है कि वो
जब स्पष्ट रूप से हो कि वो सहयोग के रूप में भी समिति हो सकती हैं। निम्नलिखित संबंध में कोई जांच या अनुसंधान नहीं कर सकती ये समिति। तो वो कौन सी जांचें हैं जिसमें ये समिति सार्वजनिक उद्यम समिति सहयोग नहीं कर सकती? पहली, प्रमुख सरकारी नीतियों से जुड़े मामले जो कि सार्वजनिक उद्यमों के व्यावसायिक अथवा व्यापारिक प्रक्रियाओं से जुड़े नहीं हो, विषय उससे विषय जुड़ा है तो इस कर सकती है। इसके अलावा दैनंदिन के प्रशासन से जुड़े मामले भी। इसके अलावा ऐसे प्रशासन मामले जिन पर विचार के लिए किसी विशेष वैधानिक प्रावधान के तहत कोई मशीनरी स्थापित की गई है, जिसके अंतर्गत कोई सार्वजनिक उद्यम विशेष की स्थापना हुई है। इसके अलावा समिति की भूमिका की प्रभावकारिता को निम्नलिखित सीमाएं इसमें हैं। सीमाएं हैं, पहली, ये 1 वर्ष के अंदर 10 से 12 से अधिक सार्वजनिक उद्यमों की जांच के मामले नहीं ले सकती। 10 से अधिक नहीं ले सकती, 12 से अधिक। इसके अलावा इसका दूसरा कार्य, इसकी सीमा जो है दूसरे मतलब वो नहीं, क्या सीमा है इसकी, तो एक सब कार्य परीक्षण का तरह ही है। इसका कार्य जो है सब परीक्षण की तरह ही है। इसके अलावा ये तीसरा है सीमा इसकी कि ये तकनीकी मामलों की जांच नहीं कर सकती क्योंकि इसके सदस्य तकनीकी विशेषज्ञ नहीं होते हैं। इसके अलावा चौथा, इसकी अनुशंसाएं परामर्श के लिए होती है, मंत्रालयों के लिए बाध्यकारी नहीं होती। अब हम समझते हैं तो विभागीय स्थायी समितियां क्या है। देखिए, विभागीय स्थायी समितियां हैं लोकसभा की नियम समिति की अनुशंसाओं पर संसद में 1993 में 17 विभाग संबंधी स्थायी समितियां गठित की गई। और वो कौन सी ऐसी 17 विभागीय स्थायी समितियां जो है विभाग संबंधी समितियां जो है 1993 में गठित की गई? तो मैं आपको बता 1989 में कृषि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण एवं वन से संबंधित 3 समितियां गठित की गई। 1993 में विभागों से संबंधित स्थायी समितियों की इन समितियों पर वरीयता स्थापित हो गई। 1989 में कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण एवं वन से संबंधित 3 समितियां गठित की गई और 1993 में विभागों से संबंधित स्थायी समितियों की इन समितियों पर जो है वरीयता स्थापित हो गई। हम पढ़ रहे हैं विभागीय स्थायी समितियों में, तो हम लोकसभा की नियम समिति के अनुशंसाओं पर संसद ने 1993 में 17 विभागीय संबंधी स्थायी समितियां गठित की थी और 2004 में ऐसी 7 और समितियों का गठन हुआ। इस प्रकार समितियों की संख्या 24 हो गई बढ़कर। स्थायी समितियों का मुख्य उद्देश्य संसद के प्रति कार्यपालिका मंत्रिपरिषद को अधिक उत्तरदायी बनाना। तो स्थायी समितियों में हम विभागीय स्थायी समितियां पढ़ रहे हैं और जैसा कि बताया कि बाद में इनकी संख्या जो इन समितियों की संख्या जो है बढ़कर के 24 हो गई। तो शुरुआत में मैंने जब ये जिक्र किया तो बताया कि विभागीय स्थायी समितियों की संख्या 24 है और स्थायी समितियों की संख्या में वित्तीय समितियां, वित्त में 3, लोक लेखा समिति, प्राधिकरण समिति और सार्वजनिक उद्यम समिति तीनों पड़ी। दूसरे प्रकार की कैटेगरी जो कोटि जो है जिसमें स्थायी समितियां आती है वो है विभागीय स्थायी समितियां। तीसरी जांच समितियां, चौथी परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित समितियां और 5वीं जो है सदन के दैनंदिन कार्यों से संबंधित समितियां और छठी है सदस्यों को सुविधाएं सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रावधानों से संबंधित सदन समितियां अथवा सेवा समितियां। तो हम ये पढ़ रहे हैं और इसमें दूसरा प्रकार जो है विभागीय स्थायी समितियां वो हम पढ़ रहे हैं। और जैसा जिक्र किया विभागीय स्थायी समितियों की संख्या 24 हो गई और 2004 में हुई थी। 1993 में 17 थी और 2004 में 6 और हुई। तो इस प्रकार 7 और हुई और 2004 में तो 17 और 7 ही 24 हो गई। स्थायी समितियों का मुख्य उद्देश्य संसद के प्रति कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद को अधिक उत्तरदायी बनाना है, विशेषकर वित्तीय दायित्व को। ये समितियां संसद की बजट पर अधिक सार्थक चर्चा में सहायक होती हैं। इन 24 स्थायी समितियों के कार्यक्षेत्र में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग आते हैं। ठीक है। प्रत्येक स्थायी समिति में 31 सदस्य जिसमें 21 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव लोकसभा के सदस्यों का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष सदस्यों में से करते हैं जबकि राज्यसभा के सदस्य सभापति द्वारा चुने जाते हैं। 31 सदस्य प्रत्येक स्थायी समिति में होते हैं चाहे वो कोई भी हो। इसमें 21 तो लोकसभा के होते हैं और 10 राज्यसभा से होते हैं और राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वह सभापति द्वारा चुने जाते हैं। किसी भी स्थायी समिति के कोई मंत्री सदस्य नहीं बन सकता। किसी भी स्थायी समिति में कोई भी मंत्री सदस्य नहीं बन सकता। यदि समिति सदस्यों में से कोई मंत्री सदस्य के रूप में नियुक्त हो जाता है तो उसकी समिति की सदस्यता रह जाती हैं तो फिर वो संसद का मंत्री नहीं रहेगा, केवल उसकी क्या रह जाएगी सदस्यता, समिति की सदस्यता जाती रहती है मतलब समाप्त हो जाती हैं।
इसके अलावा गठन के समय से लेकर समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, 1 वर्ष गठन से लेकर के। 24 स्थायी समितियों में 8 समितियां राज्यसभा और 16 समितियां लोकसभा के अंतर्गत कार्य करती हैं, और 24 स्थायी समितियां उनके कार्यक्षेत्र को अंतर्गत आने वाले मंत्रालय और विभाग जो हैं आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, समितियों के नाम बताता हूँ और किस मंत्रालय के तहत क्या है। सब बात करते हैं वाणिज्य समिति की। वाणिज्य समिति जो है वाणिज्य एवं उद्योग से जुड़े मामले देखती हैं, और राज्यसभा के अधीन जो है वाणिज्यिक समितियों में क्या क्या आता है। वाणिज्यिक समिति वाणिज्य और उद्योग देखती है। इसके अलावा दूसरी है गृह मामलों की समिति। तो गृह मामलों की समिति जो है उसमें राज्यसभा के अधीन उसका गृह मंत्रालय आता है, और गृह मामलों की समिति के अंतर्गत और आता है उत्तर पूर्व क्षेत्र का विकास। इसके अलावा समितियों के तीसरे प्रकार देखें तो मानव संसाधन विकास समिति। मानव संसाधन विकास समिति में 3 प्रकार की कैटेगरी हैं। मानव संसाधन विकास, युवा मामले एवं खेल, और तीसरा है महिला एवं बाल विकास। इसके अलावा उद्योग समिति देखें तो उद्योग समिति में फिर से 2 हैं, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम। इसके अलावा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उद्योग समिति के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति, पर्यावरण एवं वन समिति देखें तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसके अंतर्गत अंतरिक्ष, इसके अलावा भूविज्ञान, इसके अलावा परमाणु ऊर्जा, इसके अलावा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा परिवहन, पर्यटन और संस्कृति समिति देखें तो समितियों में ये समिति जो है विभागीय स्थायी समितियों और उसका क्षेत्र देखें तो विज्ञान प्रौद्योगिकी समिति, पर्यावरण एवं वन समिति जो स्थायी समिति है उसका अंतर्गत क्षेत्र आने वाले विज्ञान प्रौद्योगिकी के, अंतरिक्ष के, भूविज्ञान के, परमाणु ऊर्जा के, इसके अलावा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के। इसके अलावा अगली समिति देखें तो वो है परिवहन, पर्यटन, संस्कृति समिति। तो परिवहन, पर्यटन और संस्कृति समिति के अंतर्गत नागरिक उड्डयन, पथ परिवहन एवं राजमार्ग, इसके अलावा नौवहन, इसके अलावा संस्कृति, इसके अलावा पर्यटन इसमें शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त बात देखें अगली समिति की स्थायी समिति में तो वह है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति। स्वास्थ्य एवं परिवार समिति के अंतर्गत जो विषय आते हैं वो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। इसके अलावा इसके राज्य मंत्रालय या विभाग जो आते हैं तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। इसके अलावा आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथिक, आयुष जो हैं वो मंत्रालय। इसके अलावा कार्मिक, लोक परिवाद एवं विधि न्याय जो समिति हैं, कार्मिक, लोक परिवाद, इसके अलावा विधि, इसके अलावा न्याय जो है इसके अंतर्गत समिति जो कार्य जो मंत्रालय आते हैं वो है एक तो विधि एवं न्याय का मंत्रालय। इसके अलावा कार्मिक, लोक परिवाद का मतलब जन शिकायत तथा पेंशन इसमें शामिल हैं। इसके अलावा अब देखते हैं हम समितियों के नाम जो लोकसभा के अधीन जिन समितियों के अंडर में जो काम आते हैं। देखिए, अभी तो हमने राज्यसभा के अधीन देखा ही सब। वाणिज्य समिति हो चाहे तो वाणिज्य एवं उद्योग के अंतर्गत आता है। गृह मंत्रालय की समिति हो तो उसके अंतर्गत राज्यसभा में जो है गृह मंत्रालय। इसके अलावा उत्तर पूर्व क्षेत्र का विकास। इसके अलावा मानव संसाधन विकास समिति है तो मानव संसाधन विकास। इसके अलावा युवा मामले एवं खेल, इस तरह की चीज़ें उसमें थी। तो अब देखते हैं लोकसभा के अधीन समितियों में तो कृषि समिति लोकसभा के अधीन जो आती है उसमें कृषि एवं विकास कल्याण होता है। इसके अलावा मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन के लिए खाद्य प्रसंस्करण। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी समिति यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमेटी, आईटीसी जो है उसके अंतर्गत विभाग जो मंत्रालय या विभाग आते हैं वो है संचार विभाग। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, इसके अलावा सूचना एवं प्रसारण इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा समिति की बात करें तो रक्षा समिति के अंतर्गत रक्षा का काम या मंत्रालय आता है, रक्षा मंत्रालय। इसके अलावा ऊर्जा समिति देखें तो रक्षा के अलावा इसमें नवीन ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा। इसके अलावा विदेश मामलों की समिति जो इसमें विदेश मंत्रालय आता है। वित्त समिति जो होती है वित्त, कॉरपोरेट मामले, योजना, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन जो है इसमें शामिल है। इसके अलावा खाद्य उपभोक्ता मामले, जन वितरण जो है उसमें तो उसके अंतर्गत उपरोक्त मामले खाद्य एवं जन वितरण है। इसके अलावा श्रम समिति की बात करें तो श्रम एवं रोजगार इसके अंतर्गत। इसके अलावा कौशल विकास एवं उद्यमिता। इसके अलावा कपड़ा यानी वस्त्र इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा बात करें अगली समिति की तो वो है पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस समिति। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस समिति के अंतर्गत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस आती है। रेलवे समिति के अंतर्गत रेल, नगर विकास समिति के अंतर्गत आवास एवं नगरीय मामले। इसके अलावा जल संसाधन समिति के अंतर्गत जल शक्ति। रसायन एवं उर्वरक समिति के अंतर्गत रसायन एवं उर्वरक आते हैं। ग्रामीण विकास समिति के अंतर्गत ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज आते हैं। इसके अलावा कोयला एवं इस्पात समिति के अंतर्गत कोयला, खान एवं इस्पात आते हैं। इसके अलावा सामाजिक न्याय पर अधिकारिता समिति के अंतर्गत सामाजिक न्याय, अधिकारिता, जनजातीय मामले और अल्पसंख्यक मामले आते हैं। प्रत्येक स्थायी समिति के निम्नलिखित कार्य होते हैं। पहला, संबंधित मंत्रालय या विभाग जो भी उसको दे रखा, जैसे कि मैंने बताया कि अलग अलग समितियों जैसे कोयला में इस्पात समिति के अंतर्गत कोयला, खान, इस्पात आते हैं। तो ये वो विभाग या जो कार्य उनको सौंपे गए हैं। तो निम्नलिखित कार्य ये होते हैं कि वो संबंधित मंत्रालय या विभाग के अनुदानों मांगों पर लोकसभा में चर्चा या मतदान के लिए
मतदान के पूर्व सम्यक विचार करती हैं। समिति का प्रतिवेदन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह कटौती प्रस्ताव की तरह लगे, ठीक है, उसका प्रतिवेदन कटौती प्रस्ताव की तरह नहीं होना चाहिए। इसके अलावा स्थायी समिति का जो कार्य होता है दूसरा वो होता है संबंधित मंत्रालय या विभाग जिससे भी जुड़ी हुई हैं, वो जिसको जो कार्य सौंपा गया, जो मंत्रालय या जो विभाग सौंपा गया उसके विधेयकों की जाँच परख करती हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी संबंधित मंत्रालय विभाग से जुड़ी जो समिति होती है वो वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करती हैं। इसके अलावा सदन में प्रस्तुत समर्पित राष्ट्रीय मूलभूत दीर्घकालिक नीतिगत दस्तावेजों पर विचार करना। तो राष्ट्रीय मूलभूत और दीर्घकालिक नीतिगत जो विचार हैं दस्तावेज उन पर विचार करती हैं। और स्थायी समितियों को निम्नलिखित सीमाएँ भी हैं। पहला है कि विभागों मंत्रालयों के दैनंदिन के प्रशासन से जुड़े मामलों पर विचार नहीं। इसके अलावा सामान्यतः उन मामलों पर विचार नहीं होता जो कि अन्य संसदीय समितियों के विचाराधीन हैं। अन्य संसदीय समितियों के विचाराधीन जो आते हैं वो जिन पर विचार नहीं करती स्थायी समितियाँ। इसके अलावा यहाँ ध्यान देने योग्य बात ध्यान देने योग्य ये है कि इन समितियों की अनुशंसाएं परामर्श के रूप में होती हैं, इसलिए संसद के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं। प्रत्येक स्थायी समिति को अनुदान मांगों पर विचार करने के लिए तथा तदनुसार सदन में प्रतिवेदन तैयार करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। इसके लिए कि जब सदन में बजट पर आम चर्चा हो जाती है तब सदन एक निश्चित अवधि के लिए स्थगित कर दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इस अवधि में समितियां संबंधित मंत्रालयों विभागों के अनुदानों पर मांग करती हैं। इसके अलावा समितियां इस अवधि में अपना प्रतिवेदन तैयार करती हैं और इसके लिए और समय नहीं मांगती हैं। इसके अलावा समितियों के प्रतिवेदन के आलोक में सदन अनुदान मांगों पर चर्चा करता है। इसके अलावा प्रत्येक मंत्रालय के अनुदान मांगों पर अलग अलग प्रतिवेदन तैयार किए जाते हैं। विधेयकों की जांच करने और इस पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए स्थायी समिति द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है। क्या प्रक्रिया है? देखिए कि समिति प्रेषित विधेयकों को सामान्यतः सिद्धांत, ढांचों और खंडों पर विचार करेगी, ठीक है। दूसरा है समिति केवल सदनों में पेश किए गए और उससे प्रेषित की गए विधेयकों पर ही विचार करेगी। इसके अलावा समिति दिए गए समय में विधेयकों पर रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके अलावा सदन में स्थायी समितियों की व्यवस्था के लिए निम्नलिखित गुण है। इसमें निम्नलिखित गुण है समितियों के स्थायी व्यवस्था के लिए। तो पहला गुण है कि कार्यवाही दलगत पूर्वाग्रहों से मुक्त होनी चाहिए। इसके अलावा उसकी कार्य पद्धति लोकसभा की तुलना में अधिक लचीली होती है। इसके अलावा ये व्यवस्था कार्यपालिका पर विधायिका के नियंत्रण को और अधिक विस्तारित, निकटस्थ, सातत्यपूर्ण, गहरा और व्यापक बनाती हैं। इसके अलावा ये व्यवस्था सार्वजनिक खर्च और कुशलता सुनिश्चित करती हैं, क्योंकि मंत्रालय विभाग अपनी मांगों को सावधानीपूर्वक सूत्रित करता है। इसके अलावा समितियां संसद सदस्यों को सरकार की कार्यप्रणाली समझने में मदद करती हैं और उनमें योगदान सुनिश्चित करती हैं। इसके अलावा समितियां विशेषज्ञों की राय अथवा जनमत के आधार पर प्रतिवेदन बना सकती हैं। इसके अतिरिक्त समितियों के माध्यम से विपक्षी दल अथवा राज्यसभा कार्यपालिका के ऊपर वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने में कहीं बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। बात करते हैं जो कैटेगरी है उसमें तीसरी के चौथी कैटेगरी जो है वो है जांच समितियां। जांच समितियों में स्थायी समितियां किस तरह की होती हैं? जांच में एक तो आती है याचिका आवेदन समिति, दूसरी विशेषाधिकार समिति और तीसरी आचार समिति। तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जांच समितियां जो स्थायी समिति हैं उसमें पहली समिति याचिका और आवेदन समिति क्या होती हैं। ये समिति विधेयकों पर आम सार्वजनिक महत्व के मामलों पर दायर याचिकाओं एवं आवेदनों पर विचार करती हैं। जांच समितियों में याचिका समिति जो है, याचिका ये संघ यानी यूनियन से संबंधित मामलों पर व्यक्तियों एवं संघों संगठनों के आवेदनों पर विचार करती हैं। इसके अतिरिक्त लोकसभा समिति में 15 सदस्य जबकि राज्यसभा समिति में 10 सदस्य होते हैं। विशेषाधिकार समिति की बात करें तो इस समिति का कार्य अर्ध न्यायिक प्रकृति का है। ये सदन और इसके सदस्यों के विशेषाधिकार हनन संबंधी मामलों की जांच करती हैं और उपयुक्त कार्यवाही की अनुशंसा करती हैं। लोकसभा समिति में 15 सदस्य जबकि राज्यसभा समिति में 10 सदस्य होते हैं। आचार समिति की बात करें, आचार समिति जो होती है राज्यसभा में इस समिति का गठन 1997 में, लोकसभा में इस समिति का गठन 2000 में हुआ था। ये समिति संसद सदस्यों के लिए आचार संहिता लागू करवाती हैं। इसके अलावा आचार समिति जो है ये दुराचरण के मामलों में जांच करती है और समुचित कार्यवाही की सिफारिश करती हैं। अब हम बात करते हैं जांच एवं नियंत्रण के लिए समितियां। तो जांच एवं नियंत्रण के लिए समितियों में पहली है सरकारी आश्वासन समिति। सरकारी आश्वासन समिति क्या होती है? ये समिति मंत्रियों द्वारा सदन में समय समय पर दिए गए आश्वासनों, वचनों एवं प्रतिज्ञाओं की जांच करती हैं और किस सीमा तक उनका कार्यान्वयन हुआ है इस पर प्रतिवेदन करती हैं। इसके अलावा देखिए जांच एवं नियंत्रण के लिए समितियों में दूसरी है अधीनस्थ विधायन समिति। अधीनस्थ विधायन समिति क्या है? विनियमन, नियम, उपनियम, नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व और संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं, ये समिति इस पर विचार करती है और प्रतिवेदन देती हैं। दोनों सदनों में समिति की संख्या 15 होती है और इसका गठन 1953 में किया गया था।
इसके अलावा सदन के पटल पर पुनः स्थापित दस्तावेजों की जांच दस्तावेजों की समिति जो होती हैं, सदन के पटल पुनः स्थापित दस्तावेजों की समिति जो है, ये समिति 1975 में गठित की गई थी। लोकसभा समिति में 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा समिति में 10 सदस्य होते हैं। और ये समिति सदन के पटल पर रखे गए दस्तावेजों का अध्ययन करके देखती हैं कि वे प्रावधान संविधान के प्रावधान, अधिनियम अथवा नियम के अनुरूप है या नहीं। ये वैधानिक सूचनाओं, अधिसूचनाओं, आदेशों की जांच करती हैं तो अधीनस्थ विधायन समिति के अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं। ठीक है, जांच नहीं करती हैं तो अधीनस्थ विधायन समिति के क्षेत्र में आते हैं। बात करते हैं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति। इस समिति के 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा अध्यक्ष और 10 राज्यसभा से। इसके कार्य क्या क्या है? पहला है अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग तथा अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करना। दूसरा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण से संबंधित सभी मामलों की जांच करना, जैसे संवैधानिक एवं वैधानिक सुरक्षा कल्याण के कार्यक्रमों का संचालन। तीसरी यहाँ पर जो है वो है महिला सशक्तिकरण समिति। ये समिति जो है 1997 में गठित हुई थी। 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा 10 राज्यसभा से। ये राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करती हैं। केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं की स्थिति, गरिमा और सभी क्षेत्रों में समानता के लिए क्या कदम उठाए हैं, इसकी जाँच करती हैं। बात करते हैं लाभ के पदों पर संयुक्त समिति। तो ये समिति विभिन्न समितियों एवं निकायों के गठन एवं चरित्र की जांच करती हैं, जिसका गठन केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा नियुक्त किया गया है। इसमें जो लोग इसमें पद धारक हैं उनके बारे में अनुशंसा करती हैं और उन्हें संसद सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए योग्य ठहराया जाए या नहीं ये भी बताती हैं, अयोग्य ठहराया जाए या नहीं। इस समिति में 15 सदस्य होते हैं, तो 10 लोकसभा से 5 राज्यसभा से। अब हम बात करते हैं सदन के दैनंदिन काम काज से संबंधित समितियाँ। तो पहली है कार्य सलाहकार समिति। कार्य सलाहकार समिति क्या होती है? समिति सदन के कार्यक्रम एवं समय सारणी को नियमित रखती है और ये सदन के समक्ष सरकार द्वारा लाए गए विधायी तथा अन्य कार्यों पर चर्चा के लिए निर्धारित करती हैं। लोकसभा समिति के 15 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष और इसके अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं, इसके सभापति और इसके पद। राज्यसभा समिति में 10 सदस्य होते हैं तथा इसमें सभापति, इसके पद अध्यक्ष होते हैं। बात करते हैं निजी सदस्यों के विधेयक और संकल्पों के लिए समिति। ये विधेयकों का वर्गीकरण करती हैं और निजी व्यक्तिगत मंत्रियों या सदस्यों मंत्रियों के अलावा जो भी होते हैं द्वारा प्रस्तुत विधेयकों और संकल्प पर जो चर्चा के लिए निर्धारित करती हैं, ये लोकसभा की विशेष समिति हैं। इसमें 15 सदस्य होते हैं। इसके अध्यक्ष एवं उप लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं। इसके अलावा राज्यसभा में ऐसा कोई समिति नहीं है। इस समिति का कार्य राज्यसभा में अपना कार्य सलाहकार समिति के रूप में जिम्मे करता है। नियम समिति की बात करें, ये समिति सदन में कार्य पद्धति संचालन से संबंधित मामलों पर विचार करती हैं, साथ ही सदन के नियमों को आवश्यक संशोधन एवं योग सुझाती हैं। लोकसभा समिति में 15 सदस्य होते हैं तथा लोकसभा अध्यक्ष इनके पदेन अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा समिति में 16 सदस्य होते हैं और इसके सभापति इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। बात करते हैं सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति। तो ये समिति सदन में बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति के अवकाश संबंधी आवेदनों पर विचार करती हैं और ऐसे सदस्यों के मामले की भी जांच करती है जो अनुमति 60 या अधिक दिन तक सदन से अनुपस्थित रहे हो। तब ये समिति लोकसभा की एक विशेष समिति होती है और 15 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में ऐसी कोई समिति नहीं होती जिस मामलों को स्वयं सदन ही देखा हो। बात करते हैं गृह व्यवस्था समितियां। तो गृह व्यवस्था समितियों में पहली है सामान्य प्रयोजन समिति। ये समिति सदन को संबंधित मामलों को देखती है जो अन्य संसदीय विधाओं के क्षेत्राधिकार में आते हैं। प्रत्येक सदन में समिति में अनिष्टता अधिकारी मतलब लोकसभा अध्यक्ष और सभापति इसके पदेन होते हैं। साथ ही उप लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के लिए उप सभापति, इसके अलावा अध्यक्षों की नाम सूची, पैनल के सदस्य एवं राज्यसभा के लिए उप अध्यक्षों की नाम सूची। सदन में सभी विभागीय संसदीय समितियों के अध्यक्ष मान्यता प्राप्त कर दलों के नेता के रूप में ऐसे अन्य सदस्य जो अधिष्ठाता अधिकारी द्वारा नामित हो।
बात करते हैं आवास समिति की, तो ये समिति सदस्यों को आवासीय एवं अन्य सुविधाएं देने से संबंधित, जैसे भोजन, चिकित्सक सहायता इत्यादि, जो कि उन्हें आवासों अथवा होटलों में प्रदान की जाती हैं। लोकसभा में इस समिति के 12 सदस्य होते हैं। बात करते हैं पुस्तकालय समिति। ये समिति संसद के पुस्तकालय से संबंधित मामलों को देखती हैं तथा सदस्यों को पुस्तकालय सेवा का लाभ उठाने में सहायता करती हैं। इस समिति में 9 सदस्य हैं, 6 लोकसभा 3 राज्यसभा से संबंधित होते हैं। बात करते हैं संसद के वेतन भत्ते से संबंधित संयुक्त समिति। संसद सदस्यों का वेतन एवं भत्ते पेंशन अधिनियम 1954 के अंतर्गत इस समिति का गठन किया गया। 15 सदस्य, 10 लोकसभा 5 राज्यसभा होते हैं। सदस्यों के वेतन भत्ते पेंशन नियमित करने के लिए कार्य करती हैं। बात करते हैं सलाहकार समितियों की, तो ये सलाहकार समितियां केंद्र राज्य के विभिन्न मंत्रालयों विभागों से जुड़ी रहती है। इसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। एक मंत्रालय की सलाहकार समिति का अध्यक्ष एक मंत्रालय का मंत्री अथवा प्रभारी राज्य मंत्री होता है। इसके अलावा ये समितियां एक ऐसा मंच प्रदान करती हैं जहां मंत्रियों एवं सदस्यों के बीच सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों तथा उनके कार्यान्वयन के तौर तरीकों के बारे में अनौपचारिक चर्चा होती हैं। ये समितियां संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा गठित की जाती हैं। इन समितियों के गठन, कार्य और कार्य पद्धतियों के बारे में दिशा निर्देश संबंधित मंत्रालयों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। मंत्रालय की चालू सत्र अथवा अंतर सत्र अवधि के दौरान समिति की बैठकों की व्यवस्था करता है। इन समितियों की सदस्यता स्वैच्छिक होती हैं। इसे संसद सदस्यों अथवा नेताओं की रुचि पर छोड़ दिया जाता है। समिति की अधिकतम संख्या जो है 30 होती है और न्यूनतम 10। इन समितियों का गठन सामान्यतः लोकसभा चुनाव के बाद नई लोकसभा के गठन के उपरांत होता है। दूसरे शब्दों में ये समितियां लोकसभा भंग होने के साथ ही स्वतः ही भंग हो जाती हैं और पुनः नई लोकसभा के गठन के पश्चात इनका गठन भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त सभी रेलवे प्रक्षेत्रों के लिए संसद सदस्यों की अलग अलग अनौपचारिक सलाहकार समितियां गठित की जाती हैं। एक विशेष रेलवे प्रक्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्र के संसद सदस्य को उस रेलवे प्रक्षेत्र के अनौपचारिक सलाहकार समिति का अध्यक्ष सलाहकार समिति का सदस्य बनाया जाता है। मंत्रालयों विभागों से जुड़ी सलाहकार समितियों से अलग अनौपचारिक सलाहकार समितियों की बैठक केवल सत्र अवधि के दौरान ही बुलाई जाती है। इसके पश्चात हम अगले जो है उसमें पढ़ेंगे संसदीय मंच।